नमस्कार दोस्तों, एफआईआई के टॉक विद एन एक्सपर्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम सबका एक सपना था कि हम देश विदेश जाएं, वहां पे बिजनेस करें, पढ़ें, और आज हमारा सपना है कि हम अपना काम करें, अपने देश में रहकर करें और उसको विदेश तक पहुंचाएं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आज एक ऐसा सपना साकार कर दिया है कि हर विदेशी कंपनी, हर विदेश, हर जगह भारत को एक बहुत ही रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता है और सभी लोग भारत से जुड़ना चाहते हैं। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की और स्टार्टअप्स की। हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के ऊपर जो एक मुहिम चलाया है और जो फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस की हैं, उसको सामने रखते हुए कि उनको हमारे भारत के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो स्टार्टअप्स हैं, उनको जो तमाम दिक्कतें आ रही हैं, एफआईआई की तरफ से क्या क्या सपोर्ट दी जा रही है और सरकार की तरफ से क्या क्या सपोर्ट दी जा रही है और एफआईआई उनको कहाँ कहाँ मदद कर रही है, आज ये सब बातें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजेश कुमार गर्ग जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डॉक्टर राजेश जी कानपुर और अवध में एफआईआई को रिप्रेजेंट करते हैं और स्किल इंडिया पर काम कर रहे हैं, बहुत ही डीप एनालिसिस के साथ। सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। Before we start our program for today, I would like to give a brief introduction about Federation of Indian Industry. We are not for profit organization. We are an advisory interface between the government and industries. FII offers a platform for networking and relationship building within and across the industrial sectors, policy makers, and the international business fraternity. Our Director General, Shri Deepak Jain, is an industrialist, economic policy advisor, and a philanthropist. He is also the National Working President of the Digambar Jain Mahasamiti. He has several papers and policy documents to his credit, which include Economic Vision Document for BJP, several papers on economics for Government of India, working papers on Yamuna Action Plan, Plan for Gold Bond Scheme, Voluntary Disclosure Scheme, and Industrial Policy for Haryana. Our guest speaker for today, Dr. Rajesh Kumar Garg. He is a chartered engineer. He's done his BTech, MA, and PhD in a variety of subjects, and he's a chemical engineer by profession. He's also an advocate by profession, and he has done his MBA and MCA. He's also very socially active and is the chairman of Indian Institute of Chemical Engineers in Kanpur region. He is also the FI representative in Kanpur region. Through the long span of his career of more than 30 plus years, he's active with a lot of more associations and has been a mentor for a lot of startups and entrepreneurs in India. तो प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं हमारे ऑडियंस को, आपकी स्ट्रगल्स के बारे में। आज आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं, आप इतने यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रहे हैं एफआईआई के माध्यम से, और आपका पर्सनल भी एजुकेशन लेवल ऐसा रहा कि आपने एक यंग एंटरप्रेन्योर को हमेशा एक एज अ मेंटर के रूप में गाइड किया। तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, स्ट्रगलिंग्स के बारे में और जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे ऑडियंस को। नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर इंजीनियर राजेश कुमार गर्ग एडवोकेट हूँ। जर्नी के बारे में बताते समय मुझे बड़ा हर्ष ये हो रहा है कि भाई मैं 7 नवंबर 1960 की पैदाइश हूँ और 8 साल की उम्र से जो हमारी शिक्षा और संस्कार रहे, सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े, संघ की शाखाओं में जाते थे और खेलने कूदने से लेके पढ़ने में इतने अच्छे रहे कि कानपुर में दीनदयाल उपाध्याय एक बहुत ही बढ़िया 1975 का मैंने हाई स्कूल किया। मेरी संस्कृत में भी डिस्टिंक्शन है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। तो इतनी अच्छी शिक्षा, संस्कार, खेल कूद और एंटरप्रेन्योरशिप की जो भावना थी वो उसमें हमारे पिताजी भी स्वर्गीय श्री M.K. गर्ग एडवोकेट, हम लोग 3 भाई 2 बहन हैं और मैं बीच का 2nd नंबर का भाई हूँ। और जिस तरह से हम लोगों का लालन पालन हुआ, मेरे पिताजी 2 साल फौज में रहे, तो बिल्कुल जिस तरह से होता ना कि अनुशासन में रहकर कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे मजबूत इरादों से। उस समय हमसे पूछा जाता था विद्यालय में कि भविष्य में क्या बनोगे पढ़ने के बाद,
तब तक मुझे ये डिसीजन लेने में मुश्किल आती थी कि मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, वकील बनूंगा या पॉलिटिकल उसमें आऊंगा। लेकिन 10th पास करने के बाद जो एक ट्रांजिशन आता है कि भाई जो 12th में आता है तब करियर पे ध्यान देते हैं। फिर मैं जहां से हमारे माननीय राष्ट्रपति जी गए थे पढ़ करके बीनेसरी इंटर कॉलेज से, मैंने F1 से, बहुत ही टॉप इंग्लिश मीडियम सेक्शन है। अच्छा, सबसे खास बात यह रही कि मेरे उस समय भी हाई स्कूल में भी 70.6, 75 में 70% नंबर आना बड़ा मुश्किल काम होता था। तो जो पोजीशन होल्डर्स के साथ भी हमेशा क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में तो मैं आता ही था। फर्स्ट 5 में जो आगे बढ़ने की एक भावना थी और उससे हम इतनी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से आगे जो बढ़े हैं। तो जो इंटरमीडिएट में भी हम लोग की साइंस साइड थी, और साइंस साइड एक ऐसा अच्छा सब्जेक्ट होता है कि तब हमें वैज्ञानिक बनने का या पढ़ने का बहुत मन होता था। तो मैंने आईआईटी के एग्जाम उस समय 11th में भी दे सकते थे, तो 11th में जब दिया था तो हम लोग की जो बुक्स थी कि लोनी की बुक से मैथमेटिक्स पढ़ी थी और थरेजा की बुक से रजनीक हॉलीडे सब चीज फिजिक्स पढ़ी थी। तो जितने हमारे महान वैज्ञानिक हुए देश के, और उस समय तो इतनी पिक्चरों का जमाना नहीं था, अभी तो देखिए परमाणु से लेके सब पे आ रहा है। तो हम लोग बुक से पढ़ के जो नॉलेज गेन करते थे, कहीं लाइब्रेरी, फिर उसको जीवन में उतारना करना। तो मुझे ये अच्छा लगा कि सबसे पहले तो मेरी 10th, फिर 12th के भी इतने अच्छे नंबर रहे कि सीधे इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ। आजकल जैसे उस समय आईआईटी रुड़की वगैरह के कंपटीशन होते थे, लेकिन HBTI कानपुर का 100 साल पुराना हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ये उधर नवाबगंज में है, एग्रीकल्चर कॉलेज, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। और मुझे गर्व है कि मैं वहां का 1981 बैच का केमिकल इंजीनियर हुआ हूं। और जो 77 से लेके 81 में मैंने ऐसी हार्डशिप के दौर से गुजरे भी थे। मेरे पिताजी प्रैक्टिसिंग वकील, और उस समय जब मैं 3rd ईयर में पढ़ रहा था तो उनको एक क्लाइंट ऐसा आया कि जिसकी इंडस्ट्री को सिक हो रही थी और उनको बैंक से परामर्श देने के लिए जाना पड़ा। तो बैंक वालों ने कहा कि भाई ये जो इंडस्ट्री वाला है, ये कोई मिस्टर चटर्जी हैं, इनकी जो वर्किंग है, भले ही ये सर्टिफाइड तो हैं, लेकिन इनको जो काम करने के मैनेजमेंट स्किल्स है, वर्कर है, और या जो उस समय की जो फाइनेंस की दिक्कतें होती थी, मैं बात कर रहा हूँ 79, 81, 83, उस समय IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक से रीफाइनेंस होता था। तो लेकिन मेरे वो जो अनुभव थे, हम लोग यूनियन बैंक में गए कि भाई 20,000 का जो लोन होता है आज के 2 लाख और 20 लाख के बराबर है। लेकिन मैंने वो जो 3rd ईयर में टेकअप किया तो उस बैंक मैनेजर ने मेरे पिताजी से कहा कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? तो उन्होंने कहा भाई मेरे 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। कहने लगे बेटा क्या कर रहा हो? जैसे ही उन्होंने बताया कि 3rd ईयर इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, कहने उसको लेके आइए। तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू बैंक में, जैसे अभी हम आपके सामने बैठे हैं, ऐसे हम उस समय बैठ के जब समझे कि हाँ भाई ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में कॉरुगेटेड बोर्ड बॉक्स पैकेजिंग का वो बनता था। तो वो सिक यूनिट थी, और सिक यूनिट को रिहेबिलिटेशन के लिए जो मौका आया, तो मैंने अपनी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई, जितनी अच्छी शिक्षा थी और इतनी मेहनत से, फिर उसको हम लोगों ने, जहां मेरा घर था बहुत बड़ी जगह थी, वहां पे शिफ्ट किया। अनुकूलता भी चाहिए। देखिए क्या होता था कि पहले सरकार की तरफ से सुविधाएं तो थी कि अपटॉन स्टेट बना दिया गया, और अपटॉन स्टेट या उसमें दूर जाकर के आदमी की तरह आने जाने से लेके उसमें ही मुश्किल आ जाए। तो हम लोगों ने उसकी सुविधा के लिए, कहीं बिजली के कनेक्शंस नहीं मिलते थे, कहीं जो प्रॉब्लम्स आती थी तो उसमें उस तरह से तो वो चीजें हो जाती थी। तो अभी कहने का मतलब ये था कि जो हमने फिर 1979 से 81 के बीच में पढ़ाई के साथ 2 साल में बहुत अच्छी इंडस्ट्री को ग्रोथ दी। और जैसे ही मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई 1981 में, तो हमने पूरा कोरुगेशन प्लांट, आप समझेंगे कि मैं फरीदाबाद, दिल्ली, गाजियाबाद ऐसे से जाकर, और लकीली हमें बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स के ऑर्डर मिले। वहां हमने क्वालिटी कंट्रोल सीखा। देखिए एक्सपोर्ट में, जो एक्सपोर्टर कानपुर लेदर का हब है, तो वहां पे हर तरह के जो मैन्युफैक्चरिंग, जूते, चप्पल, लेदर, ये सब चीजें। तो एक मिस्टर शरीफ थे, उन्होंने कहा था शरीफ साहब ने कि राजेश जी आप बहुत अच्छे यंग एंटरप्रेन्योर हो, आप तो स्कूटर से भी आ जाते हो, साइकिल से भी फिटनेस के लिए आते हो, गाड़ी से भी आते हो, लेकिन ये बताइए कि जैसे जिस तरह से उस समय स्टैंप होती थी, जैसे चार्टर्ड बैंक, बड़े बड़े बैंक थे, कि कितनी क्लीनलीनेस, कितना स्टैंडर्डाइजेशन जो आजकल ISO में बताया जाता है, ये मैंने उस समय बस पढ़ करके निकले। और जैसे उसके बाद जब तक की इंटर्नशिप होती तो समझिए मेरी इन हाउस
इंटर्नशिप के साथ 81 में बीटेक के बाद एमटेक प्लास्टिक से जब मैं करने लगा, मैंने सोचा मेरा इलेक्टिव सब्जेक्ट है और पेपर पैकेजिंग है ही, तो प्लास्टिक्स इन पैकेजिंग। मैं बॉम्बे गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से लेके और कंपनी में, तो मुझे फिर लगन आ गई कि नहीं, मुझे प्लास्टिक से इंजीनियर बनने के बाद में पीएचडी करनी है। तो मेरा 83 में एमटेक प्लास्टिक हुआ। फिर मैं 1985 तक, मतलब गैस एजेंसी हमें इंजीनियरिंग कैटेगरी में मिली, तो एक तरफ तो ट्रेड का मुझे बहुत मौका मिला कि कितने आगे बढ़ के घर घर पे गैस जानी, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, बीइंग केमिकल इंजीनियर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन, किस तरह से क्या सुरक्षा उपकरण होंगी। मेरे साथ के लोग बाद में प्रमोट होते, सेल्स इंजीनियर की तरह से करियर शुरू करते हैं और चेयरमैन ईडी तक जाते हैं। तो आप ये समझिए कि आज मैं 62 ईयर का हूँ, 38 ईयर्स गैस एजेंसी के ट्रेड के अनुभव और साथ में जो शिक्षा की मेरी रही, तो मैं फिर उसके बाद कंटिन्यूअस एजुकेशन में मैंने कहा लॉ भी पढ़ेंगे हम। 1986 मैंने एलएलबी किया, फिर मुझे और फर्दर पढ़ने का और साथ साथ बिजनेस का, मतलब हमारे को 12-13 घंटे, मोदी जी ने तो अब बिल्कुल जब से आए हैं तब से तो हो गया कि 12-13 घंटे नहीं, 15 घंटे काम हो सकता है। और मोदी जी की जो विशेष रही, और हम लोग तो संघ वाले थे ही। अच्छा, एक और खास बात बताएं कि मोदी जी से मैं 10 साल छोटा हूँ और वो 72 ईयर्स, उनकी 17 सितंबर 1950 आजादी के बाद की पैदाइश है, मैं 7 नवंबर 1960। तो मेरे बहुत आदर्श रहे, और मेरे एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी बहुत आदर्श इसलिए रहे कि वैज्ञानिक थे, और मेरे पिताजी बिल्कुल 1931 की पैदाइश थे, तो उसी समय के एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो मेरे पिताजी, परिवार, इतना सहयोग मिला। आपको बताएं, मेरी शादी 1986 में हुई और मेरी पत्नी भी नीना गर्ग एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैं केमिकल इंजीनियर। अब आप ये समझिए 36 में से 35 गुण मिलने के साथ अभी शादी के 36 साल पूरे हो गए, और मेरी 2 बेटी और 1 बेटा है, और सब लोग इतने काबिल, इतने योग्य, ये भगवान की कृपा। तो मेरा जो भी शिक्षा, इतनी जो इंजीनियरिंग की, बीटेक, एमटेक, एलएलबी के साथ मेरी जर्नी जो शुरू हुई, और वो जिस उम्र के साथ मैं आगे बढ़ता रहा, सीखता रहा, तो मैं ये कहना चाहूंगा जो मेरे ऑडियंस हैं कि वो ये देखें कि हर दिन हर प्रकार से, मैंने एक और मेडिटेशन का अटेंड किया था कि रोजाना हर प्रकार से मैं बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ। एवरी डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर। इस भावना से मैंने तरक्की के लिए प्रयास किए। मेरे ऑडियंस को ये चीज पसंद आएगी, और इसमें कोई भी क्वेश्चन आंसर होंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे लिए आपका यहाँ होना बहुत हमारे ऑनर की बात है, और हमारे ऑडियंस को आपकी जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि इंसान को, मतलब जो उसके रास्ते में आए सीखने के लिए, कहीं कोई रुकना नहीं चाहिए। ये नहीं कि मेरे को अगर एक कॉमर्स तरफ जाना है तो कॉमर्स ही करना है, साइंस की तरफ जाना है तो साइंस ही करना है, बल्कि उसको ये देखना चाहिए कि कब वो अपने साथ साथ सोसाइटी को, अपने देश को कैसे फायदा दे सकता है, उस हिसाब से उसको हर चीज को सीखना चाहिए। हमारा जो पहला आज का सवाल रहेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें या स्टार्टअप की, हर मोड़ पर, हर लेवल पे हमें एक मेंटर की जरूरत होती है। आज हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी ने जो एक मुहिम चलाया है और जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे काम आसान हो गया है एक एंटरप्रेन्योर के लिए और एक स्टार्टअप के लिए। और आज की जो सबसे बड़ी एक अचीवमेंट मैं मानूंगा कि आज का जो भावी युवक है हमारे भारत का, वो बाहर नहीं जाना चाहता, वो भारत में रह के काम करना चाहता है, और उसको पता है कि मैं भारत में रहकर काम करूंगा तो उसको काम को बढ़ाने के लिए देश विदेश जाएगा वो, लेकिन काम की शुरुआत के लिए नहीं जाना चाहता कोई भी, ना ही बाहर पढ़ने जाना चाहता है। क्योंकि आज हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश में ही इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी हैं, और बाहर की कंपनियां भी हमारे साथ आके जुड़ना चाहती हैं। और सबसे बड़ा जो उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो भी बाहर की कंपनी हमारे देश में आकर बिजनेस करना चाहती है उसको भारत के टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में एक मेंटर की सख्त जरूरत होती है, क्योंकि समय समय पे
जो गाइड करने के है, मेंटर का जो एक रोल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इस बारे में हमारे ऑडियंस से क्या शेयर करना चाहेंगे? अच्छा, ये इस बारे में स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमें किताबी ज्ञान मिला उसको हम अगर देखें कहीं से भी, एक एक चीज को जीवन में धीरे धीरे मौका ऐसा आता है कि हमें उतारना भी पड़ता है, और समय के साथ जब हम फ्लो करके आगे बढ़ते हैं तो मानिए जो साइंस का जिसका एप्टीट्यूड किधर है बच्चे का, वो साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, डिफरेंट टाइप के, अब तो बहुत अपॉर्चुनिटीज आ गई। अभी तो यूनिवर्सिटी से लेके सब जगह, तो सबसे अच्छी पहले शिक्षा की बात है। मैंने इस बीच में आपको बताऊं कि मैंने शिव खेड़ा जो लाइफ के मोटिवेटर एक थे, तो उनके मैंने एक किताब पढ़ी थी, यू कैन विन। उसमें था सबसे खास बात जो मेरे लिए लाइफ का एक कीवर्ड हो गया कि विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। और उसमें एक और अच्छी चीज की एटीट्यूड कैसे हम अच्छा बनाए तो किस पे डिपेंड है। एन एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। फर्स्ट, एनवायरनमेंट, कैसा वातावरण है हमारे आसपास, कैसे है लोगों की क्या स्थिति समाज की। सेकंड है एजुकेशन, कि हमने कितनी कितनी कौन कौन सी शिक्षा करी, कितने तीर हमारे तरकश में आते जा रहे हैं। और थर्ड है एक्सपीरियंस। तो जैसे जैसे में जिंदगी के अनुभव होंगे, आप अगर 18 साल के युवा हैं, फिर 21 साल के पास आउट होने के बाद कोई भी ग्रेजुएशन पीजी के बाद जो मौका है, तो कुछ लोगों का ये भावना रहती है कि भाई हमें जॉब मिल जाए, बैंक हो जाए, कंपटीशन हो जाए। पासिंग एग्जाम्स तो एक इजी चीज है कि 33% पे पासिंग है, 40 पे पासिंग है, जो भी है। जहां आता है कंपटीशन, कंपटीशन में अगर 100 बच्चे सिलेक्ट होने हैं, चाहे ये पीसीएस ये सब चीजें, तो उनमें लाखों लोगों में जब प्रतिशत की स्थिति आती है तो बहुत कम। तो हमें पहले तो निराश होना नहीं है, हमें तैयारी पूरे जोर शोर से करनी है, शिक्षा से। जिनको जॉब में भी जाना है, अभी लोग सोचते हैं, देखिए इसमें मेरे मत ये हैं कि जो देश हमारा आजादी से पहले जो शिक्षा पद्धति थी और बाद में भी जो लॉर्ड मैकाले साहब आके पढ़ा के गए या कहे कि देश के सभी युवा को क्लर्क बनना है, क्लरिकल उनकी एक थिंकिंग थी कि वो आगे आदमी बढ़ ना पाए, उतना सोच ना पाए। हम लोगों को जब ऐसा मौका मिला कि हम अच्छी शिक्षा, ऐसे मेंटोर्स जो आते हैं, तो लाइफ में मेरे तो गुरु रहे सबसे पहले हमारे पंडित ओम शंकर त्रिपाठी जी, जो प्रधानाचार्य जी थे। 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, आज भी उनके प्रवचन है, अभी आज वो 80 की एज में है। हम लोग जो जिंदगी में सीख के अमल करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना, और जो एनकरेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है कि अगर हमें गुरु का भी आशीर्वाद मिले, हमें समाज के साथ जो भी तकनीकी जो शिक्षा हमने प्राप्त की है उससे, चाहे हम ट्रेड में जाएं, चाहे इंडस्ट्री में जाएं, चाहे एग्रीकल्चर में जाएं, जिस क्षेत्र में, सबसे पहले देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हमारी जो आबादी ज्यादातर है गांव में है। शहरों में मौके तो हैं, लेकिन उतनी आपाधापी का जो चल रहा है उसमें हमें गांव से छोड़ के नहीं आना। हमें ये देखना है कि हम क्या, किस क्षेत्र में अपने को चले, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे तकनीक का क्षेत्र हो, और चाहे जो भी वो ऐसे मौके रहते हैं। मैं एक और बात कहना चाहूंगा अपने ऑडियंस को कि लाइफ में अवसर आते हैं, अपॉर्चुनिटी नेवर कम्स इन लाइफ ऑफ दैट लेवल ट्वाइस। तो जो आपको अवसर आता है, जैसे मैं फिर एग्जांपल दूंगा कि जैसे मेरे को जब मेरा फिजिक्स के पेपर में मुझे लगा कि मेरा पेपर कुछ जस्ट एट पार रहा, जबकि मेरी डिस्टिंक्शन रही, क्योंकि हमारा अपना असेसमेंट, हम लोग सिर्फ पासिंग के हिसाब से नहीं सोचते थे कि भाई 75 आएंगे नहीं आएंगे। तो बीच में मुझे लगा कि सीए एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है, कॉमर्स में और इंजीनियरिंग वाले तो जा सकते हैं। तो मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं भाई, तुमने अगर डिसाइड किया सीए तो आप जॉब में हायर कर सकते हैं, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 जो भी सैलरी होगी। अगर आपकी एंटरप्रेन्योरशिप, आपकी अपनी इंडस्ट्री का जो नेचर डेवलप किया, और विदेशों के चाहे मेले हो, भारत में देखिए प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री जी, और अब तो आप खुद देखेंगे कि यूपी में कितना अच्छा मौका आ गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने तो इतना, जो दूसरा टर्म आया है तो डबल इंजन की सरकार के साथ हम लोग तो भाई इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि जीएसटी आया, नोटबंदी आई, इससे सब फायदा मिला। जो लोग कभी हल्के तरफ से सोचते हैं, देखिए आप अच्छा टैक्स पे करेंगे, इनकम टैक्स पे करेंगे तो देश समृद्ध होगा। अगर आप जीएसटी पे करके जो भी चीजें हैं, तो इनपुट पे, मतलब ये बच्चे कभी कभी
शुरू में जब तक इस लाइन में नहीं आएंगे तो हो सकता है उनको किसी कंसल्टेंट, वकील या उसकी जरूरत पड़े। लेकिन धीरे धीरे अगर ये मौके आते हैं तो पहले तो तकनीकी उन्नयन, टेक्निकल अपग्रेडेशन, फिर दूसरा होता है कि अगर हम इसकी और आगे की देखें, जैसे जो मौके हैं कि भाई इसके बाद हम और कौन सी इंडस्ट्री को आगे करेंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स। तो मैं अपनी बताऊंगा कि हम लोगों ने पैकेजिंग से बाद में ये सोचा पेपर में लगाएंगे। अब किसी को कैरियर में पायलट बनना हो तो आप समझिए कि कितनी भाई कॉस्ट, भले ही पहले 10,000 रुपए घंटा थी, 200 घंटे की ट्रेनिंग के बाद आप 50 घंटे स्पेशल ट्विन इंजन, लेकिन ये स्पेशलिटी वाली चीजें हैं। तो इतने तरह के मौके हैं, फ्रॉम ITI, फिर पॉलिटेक्निक, फिर इंजीनियरिंग, फिर आप ग्रेजुएशन। अभी के जो बच्चे युवा हैं, मैं कई बार इंटरव्यू लेता हूं, जब बहुतों को बहुत मौके, जिनको कोई दिक्कत भी हो तो हम तो कानपुर से, तो जो लाइफ में ऐसे, जैसे अगर आप कोई भी इंडस्ट्री या कोई प्लान करते हैं तो सबसे पहले जरूरी होता है कि जो अच्छे नॉलेजेबल जो मेंटर्स होते हैं, कि हमारे जैसे पहले तो हम लोग सिर्फ अपने टीचर, क्लास टीचर या टेक्निकल डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर तक से सोचते थे। अब जो पास आउट जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कि जिनके अनुभव भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं, तो बच्चों के लिए एक सबसे बड़ी जरूरी है, स्टार्टअप के लिए उनको गाइडेंस प्रॉपर मिलना, उनके स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए जहां भी उनको कहीं दिक्कत आती है उसके लिए मेंटर का होना बहुत जरूरी है। मेंटर इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करके रखते हैं, और जो एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के उत्पादन से लेके पहले प्रोडक्शन, फिर सेल्स, फिर कलेक्शन, तो हर स्टेज की प्रॉब्लम दूर करने के लिए अनुभवी एक्सपीरियंस मेंटर की बहुत आवश्यकता है। और इसके लिए मेरा सुझाव यही है बच्चों के लिए कि वो इसमें ध्यान दे करके अपने एक्सपर्ट की एडवाइस लेके चले, अपने मेंटर के लिए अपना कंफर्म करें और देखें। सर, आप हमारे FII के कानपुर और अवध के रिप्रेजेंटेटिव हैं और वहाँ पे आप लीड करते हैं अपनी टीम। तो आप हमें बताएं कि FII के इनिशिएटिव के बारे में, कि कानपुर और अवध में किस तरीके से FII क्या काम कर रही है और किन किन एक्टिविटीज इसमें पार्टिसिपेट करती है, कैसे वहाँ पे स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को एक बढ़ावा दे रही है। हाँ जी, देखिए कानपुर और लखनऊ दो रीजन, वैसे तो अगर जिलों के हिसाब से देखें 13 जिले हैं, और लखनऊ क्योंकि स्टेट कैपिटल है तो वहां पे इस तरह का मौका आ रहा है कि उनके एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, अभी लेटेस्ट मैं ये देख रहा हूँ 1 साल से जो अपॉर्चुनिटीज आई। देखिए पहले तो मैं अगर कानपुर की बात करूं, कानपुर तो एक बहुत पोटेंशियल इंडस्ट्रियल सिटी है। शुरू में ये जैसे लेबर क्लास ज्यादा होते थे, लाल इमली थी, उस तरह की चीजें होती थी। अभी चाहे LML लिमिटेड कंपनी बंद हुई, उसके बाद लोगों ने टेक्निकल छोटी छोटी इंडस्ट्री, SME इंडस्ट्री, MSME, तो इनका जो सरकार का प्रधानमंत्री जी की योजना का जो विभाग था वो इतनी अच्छी हेल्प कर रहा है कि जो इंडस्ट्री लाइक अलग अलग, जैसे हमारी फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री FII है, तो उनको ये इनवाइट करके, और दूसरी IIA लघु उद्योग भारती और ट्रेडर्स की है, इनका वंस इन ए मंथ एक मौका आता है। हम लोग की चाहे इंडस्ट्रियल एरिया की प्रॉब्लम हो, चाहे बिजली पानी संबंधित, या जमीन जो होती है ना, लैंड का, बैंकिंग, कुछ भी प्रॉब्लम हो, वंस इन ए मंथ ऐसी समीक्षा होती है। उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के CDO होते हैं, कई बार DM कमिश्नर लेवल पे होते हैं। तो जो हमारी FII संस्था है ये इतना अच्छा पिकअप कर रही है कि हमारी मेंबरशिप के लिए सबको एक, हमारा जो फजलगंज में ऐसा सेंट्रली लोकेटेड प्लेस है, इट इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ से हम लोग कानपुर एंड लखनऊ, अभी आपको रिसेंटली बताएं, जो 2-4-5 महीने के डेवलपमेंट रहे, तो योगी जी ने NCR की तर्ज पे स्टेट सेंट्रल रीजन, मतलब SCR डेवलप किया, उसमें 7 जिले घोषित कर दिए। तो पहला कानपुर, लखनऊ, और कानपुर के बीच में, लखनऊ बीच में उन्नाव, फिर कानपुर देहात, और 3 एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट उधर के बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर, 7 जिलों का मिलके एक ऐसा न्यूक्लियस बना है कि जिस तरह से कोई, जैसे कानपुर की एक्सपर्टीज है, यहाँ पे लेदर की इंडस्ट्रीज हैं, तो इन्होंने ODOP योजना लाई, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो इसमें अभी महिलाओं का भी अलग से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इनकी इंडस्ट्री, हम लोग की जो विंग है, अभी हम लोग रिसेंटली FII की लेडीज विंग के लिए भी हमारे नॉमिनेशंस
आ रहे हैं और उनको हम लोग कर रहे हैं। और जो पुरुष वर्ग में हमने पहले ये किया कि भाई 21 साल से लेके 35 साल के जो बच्चे पढ़ करके निकलते हैं, उनको अगर स्टार्टअप में किसी को कुछ भी हेल्प चाहिए तो हम यहाँ पे कानपुर में ही मौजूद हैं। हमारे साथ के पढ़े हुए एक आशु शुक्ला जी हैं, वो भी आईजी से बीआरएस लेके पुलिस विभाग असीम अरुण जी के पैरेलल बैचमेट हैं। वो रेडी हैं कि आईआईटी तो वो कई जगह पे एज ए गेस्ट लेक्चरर के साथ एक्सपर्ट एडवाइस वाले हैं। और वो लोग भी मतलब आप ये समझिए कि कोई भी पहले 21 से लेके 35 ईयर फिर 50 ईयर तक के एज ग्रुप है, 50 से ऊपर वाले 70-80 तक के लोग हमारे साथ हैं और उसमें सब लोग तैयार। सेकंड जनरेशन भी आ गई तो फर्स्ट जनरेशन को जरा ज्यादा हार्डशिप होती है और उनके अनुभव से हम लोग जो सीख के अभी तो बच्चे लोग, अब मेरा बेटा तो अभी 26 साल का टेस्ला कंपनी में अमेरिका में है, अभी वो आ भी रहा है, लेकिन 2 साल का उसने जॉब किया, अभी गुड़गांव में भी किया तो मौका है। मेरी दूसरी बेटी डॉक्टर MSc तो उन लोगों को इतनी काबिलियत है कि हम अस्पताल भी ला रहे हैं। और बड़ी बेटी ज्वेलरी डिजाइनर, मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर इंजीनियर वकील बने, आप नई विधाएं ला सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर डायमंड ग्रेडिंग कोर्स में स्पेशलिटी है। तो जो सबसे अच्छी बात आ रही है इस समय, जो कौशल विकास का आया है स्कीम सरकार ने, जैसे बड़े बड़े कॉलेज में डिग्री लोग कहते हैं ना ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप ग्रेजुएट हो ना हो, हाई स्कूल इंटर के बाद मेरे यहाँ अपने यहाँ हमारे यहाँ सिलाई प्रशिक्षण केंद्र भी है। 18 से 35 साल के बीच के युवा, प्रधानमंत्री जी ये भी चाहते हैं उनको रोजगार मिले, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर्स के तौर पे, तो उस तरह के कोर्सेज हैं। अच्छा, ये पूरे यूपी ऑल इंडिया बेसिस पे है। तो शुरू में जैसे होता है ना, रियलिस्टिक में बायोमेट्रिक अटेंडेंस है और काम करना है, सीख रहे हैं लोग, और प्रशिक्षण की जो अवधि पूरी होती 300-400 घंटे, 3 महीने 4 महीने के बाद उनका जॉब भी लगता है। अच्छा, सबसे खास बात यह है कि जब जॉब के एक्सपीरियंस आते हैं तो उसके बाद 2 महीने 4 महीने साल भर बाद एक तो उनको प्रमोशन आ जाता है, अनुभव आ जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा आता है कि वो कुछ लोग तो उसमें से अपना स्टार्टअप, अपनी दुकान लेके अपना कर सकते हैं। तो ये मौके बहुत अच्छे हैं और इसके लिए जैसे भी है सरकार के भी हम लोग कृतज्ञ हैं कि बहुत अच्छे मौके के साथ अच्छी शिक्षा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और कानपुर लखनऊ दोनों जगह और पूरे यूपी में इस चीज का आ गया। वेस्टर्न यूपी भले ही अलग है, लेकिन जो सेंट्रल यूपी है कानपुर लखनऊ, इसमें हमारी एसोसिएशन बहुत एक्टिव है और बहुत आगे भी योजना है कि हम लोग अलग एज ग्रुप के लोगों को आगे जोड़ करके महिलाओं का अलग भी मनाएंगे। इसमें उनकी जो चाहे कॉस्मेटिक से लेके अलग अलग स्पेशलिटीज होती हैं, इनके लिए हम लोग बाजार भी, जैसे कानपुर इंडस्ट्री बाजार, तो इंडस्ट्री भी ट्रेड के भी जो मौके होंगे कि कैसे प्रोडक्ट को सेल करें, उसके लिए भी उपलब्ध कराएंगे। हम लोग इवन संडे को भी ऐसे कर रहे हैं और इस चीजों में हम लोग धीरे धीरे स्ट्रेंथ ला रहे हैं। तो उससे फिर हम लोग आगे बढ़ा के उनको एडवाइस देते हैं और किसी को मेंटर की भी दिक्कत होती है तो हमारे पास एक्सपर्ट हैं, हम लोग FII के माध्यम से उनको सब उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि हमारे उत्तर प्रदेश और स्पेशली कानपुर और लखनऊ जिले के जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने स्टार्टअप्स हैं, हमारे FII के बहुत बढ़िया मेंटर मिस्टर डॉक्टर गर्ग हमारे साथ हैं। तो कोई भी आगे स्टार्टअप में कोई दिक्कत हो, कोई मेंटरशिप को लेके कोई सवाल हो, तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं और डॉक्टर गर्ग से हम आपको कनेक्ट करा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, किसी को भी कोई भी जरूरत होगी तो हम तैयार हैं। डॉक्टर साहब, आज का प्रोग्राम हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। तो आपका आज बहुत अच्छा लगा। मैं समझता हूँ हमारे ऑडियंस को बहुत फायदा हुआ होगा और एक नई दिशा मिली होगी, और जो स्पेशली जो कानपुर और अवध आपके उस दायरे में आते हैं, उस लोकेशन में आते हैं, उनको एक नई रोशनी मिली होगी। तो उम्मीद करता हूं कि जो हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी ने एक नया मुहिम चलाया है, उसमें FII का एक बहुत बड़ा योगदान है। और FII के लिए हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात और भी है कि आज FII आप सबके प्यार से ग्रो करता हुआ 42 कंट्रीज और 22 इंडियन स्टेट्स में प्रेजेंट है। एक एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर स्टेट में और हर कंट्री में हमारे इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं, जहां हम इंडियन MSMEs को सपोर्ट कर रहे हैं,
तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हम सबके लिए गर्व की बात है। और इस सबके पीछे हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर जनरल श्री दीपक जैन जी की मेहनत है और फ्रूट्स है, तो जिसको हम सब एंजॉय कर रहे हैं। और इसी के साथ सर आज इजाजत चाहूंगा। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद। और मेरी बहुत रेस्पेक्टेड अपने दीपक जैन साहब को बहुत प्रणाम। उन्होंने एक साल में जिस तरह से हम लोगों को मौका दे के आगे बढ़ाया है, तो मैं उनको वादा करना चाहूंगा कि उसी तर्ज पे कानपुर, लखनऊ, अवध जो क्षेत्र है, तो अब ये बहुत ग्रो करेगा। और इसके लिए जो मौके हैं, इसके लिए मैं बहुत प्रधानमंत्री जी, रेस्पेक्टेड हमारे नरेंद्र मोदी जी, और जो हमारी केंद्र प्रदेश सरकार है, जो मौके हैं उसको हम लोग कोशिश करके पकड़ेंगे और उसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएंगे, देश आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। बिल्कुल सर, धन्यवाद। बिल्कुल। नमस्कार सर। Thank you so much for joining us today. Tell us in the comment section how you liked our today's episode. Leave us comments about your questions, thoughts, and feedback. Do catch us live next week on Thursday at 6 p.m. on YouTube and Facebook. For regular updates, stay connected with us and subscribe to our channels. See you next week.